हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत है। वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर का नाम है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम ओवरऑल फीचर देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जाते हैं 1947 में, उसके बाद जो इंडिया की इकोनॉमी है वो किस तरीके से वर्क कर रही थी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहला पॉइंट आपका निकल के आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। जनरली जो इकोनॉमी होती है वो क्या शो करती है, आपको ग्रोथ शो करती है, बट स्टैग्नेंट इकोनॉमी के अंदर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है और जीडीपी के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। अब ध्यान दीजिए, अगर जीडीपी के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट के जो साधन है वो जनरेट नहीं होंगे। लोग क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होंगे। अब क्या है, एक सोसाइटी के अंदर ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो पर कैपिटा इनकम उनकी कम हो जाती है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति जब आय कम होती है तो लोग क्या हो जाते हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी के शिकार होने लगते हैं। तो हमें देखने को मिला जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 के आसपास, तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, यानी कि रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका बहुत कम था। अब दूसरा देखने को मिलता है कि लोग बहुत ज़्यादा क्या अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं, इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है। इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा डाउन था। जब भी पर कैपिटा इनकम आपकी डाउन होती है तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है, बहुत ज़्यादा बिलो होता है, बहुत ज़्यादा निचले स्तर का होता है। नेक्स्ट आता है आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी के अंदर जो आपके सोशल इंडिकेटर्स होते हैं वो हमेशा बैकफॉल करते हैं, जैसे कि हाई बर्थ रेट और डेथ रेट मिलेगा आपको। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं, इसलिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, यानी कच्चे मकानों में रह रहे हैं और एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, स्किल के ऊपर इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो लो लेवल ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है आपको लिविंग स्टैंडर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि फूड का आइटम इनके पास नहीं होता है, यानी पेट भर खाना भी इनके पास नहीं होता है। इसी वजह से हम बोलते क्या है कि इनका क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और एक और आता है हमारा हाई मोर्टेलिटी रेट। हाई मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो 1 साल से कम के बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आपके जो हेल्थ सर्विसेज के जो सेक्टर यानी हॉस्पिटल्स में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको हेल्थ में थोड़ा सा और फोकस करना होगा, अदरवाइज जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये और बढ़ सकता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि इसमें लोग बहुत कम जी रहे हैं, 32 ईयर्स तक इंडिया में उस समय लोग जीते थे लास्ट। और लो पर कैपिटा इनकम यानी कि हाई पॉवर्टी को इंडिकेट करा, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा गरीबी के शिकार हैं। और साथ साथ जो आपको पता है हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी बहुत वीक है, ना ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, इनकी हमें यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। अब क्या है, हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंसी, आपको डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, दूसरे नेशंस पे आप डिपेंड करते हो। ठीक है, अब आपके पास बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, लिविंग स्टैंडर्ड कम है, तो दूसरी कंट्रीज से आपको इंपोर्ट करके सामान खरीदना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो रिजर्व हैं, जो फॉरेन रिजर्व है, उनको आपको खर्च करना पड़ता है और इससे आपकी जो मुद्रा कोष है वो और कमज़ोर होने लगता है। और जब भी आपका मुद्रा कोष कम हो जाता है, यानी कि जो आपके फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाते हैं, तो आप अपने लोगों के ऊपर खर्च नहीं कर पाओगे और एम्प्लॉयमेंट के साधन जनरेट नहीं कर पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर पाओगे, स्किल के ऊपर नहीं कर पाओगे, एजुकेशन के ऊपर नहीं कर पाओगे, तो एक तरीके से आप और पीछे जाते जाओगे। नेक्स्ट निकल के आता है कि डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब 1947 के आसपास की बात कर रहे हैं हम, तो 1947 के आसपास हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 72% लोग किस में लगे हैं, एग्रीकल्चर में लगे हैं और 50% इसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है आय में, यानी कि लोग लगे हैं 72%, पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इनका सिर्फ 50% है। तो बोल सकते हो इनकम टू जीडीपी रेशियो यहाँ पर काफ़ी क्या है, कम है। ठीक है, लोग ज़्यादा और आय कम है। अब ये चीज़ जब ये सिनेरियो आपको दिखाई देगा तो ये दो बातों को इंडिकेट करता है। पहला क्या है कि लोग लगे हुए हैं ज़्यादा और आय कम है, तो आप बोल सकते हो बेरोजगारी ज़्यादा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। और दूसरी क्या है, पर कैपिटा इनकम भी इनकी कम है। तो दो चीज़ें आपको, दो चीज़ों के इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। और दूसरी क्या है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्टिविटी यानी कि जो उत्पादन हो रहा है वो भी आपका कम हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लिक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाई, नहीं ज़्यादा आगे बढ़ पाई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका डाउन होता चला गया। तो हमें पता है जब इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में आपकी हेल्प करता है।
और दूसरी बात ये है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उससे जो गवर्नमेंट होती है उसको ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म में मिलता है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो ये इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब दूसरा दिखाई देता है आपको हैवी डिपेंडेंस ऑफ इम्पोर्ट। अब आप बैकवर्ड इकोनॉमी हो, ठीक है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पर होती हैं वो कंट्री ज़्यादातर दूसरों के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्या आप मंगाओगे? मेडिसिन मंगाओगे, ठीक है, ये मेडिसिन आप मंगाओगे दूसरी कंट्रीज से, और टेक्नोलॉजी का सामान मंगाओगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप मंगाओगे तो आपको अपने रिजर्व खर्च करने पड़ेंगे और अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। तो देखने को मिलता है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम किस में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं? सामान इम्पोर्ट करने में ज़्यादा अपने जो रिजर्व हैं डॉलर्स उनको पे आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट निकल के आता है आपका लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब 1947 के आसपास की बात करें तो उस टाइम 86% जो पॉपुलेशन है वो आपके विलेजेस में रह रही है, ठीक है। अब 86% विलेजेस में रह रही है, इसमें 72% एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अब जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं इनको किस तरीके से आप राहत पहुंचा सकते हो? तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, सब्सिडीज दे सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ पे हम कर सकते हैं। बट अब अचानक से ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पहले इसमें बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हमने इन्वेस्टमेंट भी उस सेक्टर में की एग्रीकल्चर में, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया था। तो हमने ऐसा किया भी। बट हम जानते हैं जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनके पास सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन होता है, वो क्या है? एग्रीकल्चर। वो क्या है? आपका एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में तो हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, बट उनकी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट साथ साथ इरिगेशन की सुविधाएं भी हम उन्हें दे सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो तो रिड्यूस होती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास कम होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेमी फ्यूडरल सिस्टम। तो सेमी फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? जनरली जमींदारी प्रथा को क्या करता है? इंडिकेट करता है। यहाँ पे आपको ब्रिटिशर्स देखेंगे, यहाँ पे आपको जमींदार देखेंगे, और यहाँ पे आपको टिलर ऑफ द सॉइल यानी कि फार्मर्स देखेंगे। अब ब्रिटिशर्स ने बोला है जमींदार को हमें फिक्स अमाउंट में समय यानी कि रेवेन्यू चाहिए, अदरवाइज हम आपके जो अधिकार है लैंड पे वो छीन लेंगे। इसी वजह से मजबूरी में ब्रिटिशर्स को क्या देना पड़ता है? इनको टैक्स देना पड़ता है। अभी टैक्स किसके ऊपर आ जाता है? फार्मर्स के ऊपर आ जाता है। इस वजह से फार्मर की जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब होने लगती है समाज में, वो एक तरीके से और ज़्यादा डाउनफॉल कर जाते हैं। अब क्या दूसरा देखने को मिलता है? अंडर दिस स्कीम जमींदारी केप्ट अ पीस ऑफ लैंड एंड अलाउ दिस फार्मर और सर्वेंट एंड नौकर्स अंडर इट। एक तरीके से पीस ऑफ लैंड में वो क्या है? सारे के सारे जो नौकर है, जो लेबर्स है, उसके अंदर काम करेगी। और ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? जनरली आपको पता होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कि लैंड रिफॉर्म करना और एक तरीके से जो फार्मर्स है उनको राहत पहुंचाना। बट उस टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी करप्ट हो चुकी थी और उन्होंने फार्मर्स के लिए काम नहीं किया, जमींदार के प्रति वफादारी दिखा रहे थे। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो एग्रीकल्चर है वो एंशिएंट टाइम से इंडिया में होता चला आ रहा था। इसके कुछ रीजन्स हैं। पहला रीजन आपको दिखाई देता है इंडिया में फर्टाइल लैंड है, ठीक है। दूसरा आपको दिखाई देता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स भी हैं। दूसरा आपको दिखाई देगा तो रेन यहाँ पे टाइम टू टाइम होती है। तो एग्रीकल्चर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया फुलफिल करता है। इसी वजह से इंडियन एंशिएंट टाइम से आपको एग्रीकल्चर इंडिया में देखने को मिलेगा। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या इसमें चेंजेस आए उनको हम देखेंगे। अब क्या है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने रिफॉर्म्स किए, लैंड सेटलमेंट सिस्टम किया, कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया, ये बहुत सी चीज़ें वो करे, उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। तो प्रोडक्शन होता है कि एक जो फील्ड है उसमें कितना आपने प्रोडक्शन किया, जैसे कि 50 केजी किया या फिर 60 केजी किया, कितना किया, ये क्या है? आपका प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे क्या है? प्रोडक्टिविटी कहलाई जाती है जब एक हेक्टेयर में आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि 40 केजी या फिर 30 केजी, ये आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाई जाती है। तो 1 हेक्टेयर में जितना प्रोडक्शन करोगे वो प्रोडक्टिविटी, और पूरे के पूरे फील्ड में जितना आप उगाएंगे वो प्रोडक्शन कहलाता है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे कम थी। अब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जब कम होगा तो फूड शॉर्टेजेस देखने को मिलेंगी सोसाइटी में और इनसिक्योरिटीज दिखाई देंगी बिकॉज ऑफ द बैड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो उन्होंने नीतियाँ बनाई थी वो गलत थी। दूसरा दिखाई देता है आपको एक और कारण देखने को मिलेगा, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि लैंड को आपने सेटल किया है बट वो क्या है? बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है? फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है।
तो जमींदार जनरली क्या करते हैं, जो भी इनकम जनरेट होती है उसका बहुत कम हिस्सा किसको देते हैं, फार्मर्स एंड टिलर ऑफ द सॉइल को देते हैं, बट उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा, जो जमींदार है वो परमानेंट ओनर्स हैं और जो फार्मर्स है वो ओनर इस फील्ड के नहीं है। ठीक है, अब क्या है, दूसरा देखने को मिलता है जमींदार टू पे फिक्स सम टू द रेवेन्यू के फॉर्म में ब्रिटिशर्स को उनको अमाउंट देना पड़ता है, बट ये जो रेवेन्यू वो कहाँ से आ रहा है, फार्मर से आ रहा है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं की। ठीक है, अब क्या जमींदार क्या कर रहे हैं, फार्मर से फिक्स अमाउंट में क्या ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, बट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुए, साथ साथ जो फार्मर्स उनकी पर कैपिटा इनकम कम हुई है और दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है फोर्स कमर्शलाइजेशन। ठीक है, फोर्स कमर्शलाइजेशन यानी कि आप कैश क्रॉप्स भी बोलते हो, आप इसको कैश क्रॉप्स भी बोलते हो। ठीक है, कैश क्रॉप्स को उगाएंगे। अब कैश क्रॉप में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिगो आता है आपका, टी है, कॉफ़ी है और कॉटन है, सिल्क की जो चीज़ें हैं इन सबको आप क्या बोलते हो, कैश क्रॉप्स बोलते हो। ठीक है, अब कैश क्रॉप्स जनरली क्या होती है, जिनका आप डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं कर सकते हो। टी कॉफ़ी का आप डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं कर सकते हो, पेट भरने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना कॉटन का ना सिल्क का, इन सब चीज़ों का इस तरीके से उपयोग नहीं होता है। ये किसके लिए बनाई जाती है, मार्केट ओरिएंटेड होती हैं। ये सब मार्केट ओरिएंटेड होती है, इसका मतलब मुनाफा कमाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और देखा जाए तो ये सब क्या रॉ मटेरियल है, जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, इसका उपयोग आपका ब्रिटेन में किया जाएगा। औद्योगिकरण है ना, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इन सब का उपयोग वहाँ पर किया जाना है। रॉ मटेरियल यहाँ से जाएगा तो वहाँ पे फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, वापस इंडिया आएगा और इंडिया के मार्केट में इसको स्प्रेड कर दिया जाएगा और इंडियन पीपल इसको खरीदेंगे। ठीक है, सो फार्मर वॉज फोर्स टू ग्रो, और फार्मर को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, बट फार्मर इन सब चीज़ों को उगाना नहीं चाहते हैं। इंडिगो एक तरीके से नील की खेती से क्या होता है, जो फील्ड है आपको वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रूट क्या होती है, काफ़ी अंदर तक होती है, तो सारे के सारे जो न्यूट्रिशंस है वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो देखने को मिलता है फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा डिनाई किया इस चीज़ को, बट उन्होंने फोर्सफुली इन चीज़ों को उगाया है इंडिया में। अब दूसरा देखने को मिलता है लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता होगा जमींदारी प्रथा को लॉन्च किया उन्होंने। ठीक है, जमींदारी प्रथा को लॉन्च किया, जमींदार टैक्स ले रहे हैं उनसे, फिक्स अमाउंट में टैक्स लिया जा रहा है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपको प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा। अब क्या है, दूसरा देखने को मिलता है परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो था, इरिगेशन की सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, रेन पे। और हम जानते हैं जो रेन है वो अनसर्टेन होती है, कभी ज़्यादा रेन होगी तो कभी कम रेन होगी, बट आपको जो सम है यानी कि जो टैक्स है वो फिक्स अमाउंट में देना है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता था, जो फार्मर्स हैं उनको अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बेचना भी पड़ता था या फिर उस पर से अपना अधिकार छोड़ना भी पड़ता था, क्योंकि उनको फिक्स अमाउंट में रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को पे करना है। ठीक है, यानी कि जमींदार्स को पे करना और जमींदार जाके ब्रिटिशर्स को दे देंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हैवी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और कंटिन्यू अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, कभी अच्छा प्रोडक्शन तो कभी खराब प्रोडक्शन। जब अच्छा प्रोडक्शन होता था तो वो दे देते थे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब किस किस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना था, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद जो रखना है वो है इरीगेशन का और सब्सिडीज़ का, जो ब्रिटिशर्स यानी जमींदार्स ने नहीं दी। आपको देख ये समझना है, जमींदार और ब्रिटिशर्स दोनों मिलके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फार्मर्स को। तो जमींदार ने इरिगेशन की सुविधा नहीं की और सब्सिडीज़ उनको नहीं दी, इजी लोन्स नहीं दिए। अगर लोन्स ले भी रहे हैं किसी महाजन से तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। तो फ्लड कंट्रोल, ठीक है, बाढ़ जैसी सुविधाओं पे फोकस नहीं किया गया, और ड्रेनेज है, ठीक है, इन सब पे फोकस नहीं किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका उनका नेगलेक्ट बिहेवियर, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे और टैक्सेस को बढ़ाते जा रहे थे। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना, दोनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है गल्फ बिटवीन ओनर एंड द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो ओनर्स हैं और टिलर्स हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहने का मतलब है, फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फार्मर टैक्स को पे कर रहे हैं। ठीक है, अब जो टैक्स को पे करेंगे वो पुअर होते चले जाएंगे, जो टैक्स को रिसीव करेंगे यानी कि जमींदार वो रिच होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों के बीच में आपको गल्फ यानी खाई देखने को मिलती है। यहाँ पे जमींदार रिच होते जा रहे हैं और फार्मर्स पुअर होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं बट उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, टैक्सेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है आपका, द ओनर ऑफ द सॉइल शेयर द आउटपुट विद द टिलर बट दे डिड नॉट शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर करना नहीं चाहते हैं।
सेकंड पॉइंट आता है आपका द ओनर वाज सिंपली इंटरेस्टेड इन इंक्रीज देयर इनकम इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ आउटपुट, मतलब जो इनकम जनरेट हो रही है उसमें अपना शेयर तो बढ़ाना चाहते हैं बट इन्वेस्टमेंट को उसमें इंक्रीज नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगता है वो नहीं लगाते हैं, बट आउटपुट यानी कि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है आपका फॉर टिलर एग्रीकल्चर वॉज सोर्स ऑफ सस्टेंस फार्मिंग। सस्टेंस का मतलब होता है जो किसान है वो अपना पेट भरने के लिए फार्मिंग कर रहा है, ना कि मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब होता है पैसा कमाने के लिए नहीं, मुनाफा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जो फैमिली है उसकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो एग्रीकल्चर कर रहा है। अब दूसरा आता है इट वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट क्रिएटिंग अ वाइड इकोनॉमिकल गैप। अब बिना इन्वेस्टमेंट के आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें गैप होता चला जाएगा, यानी कि आप उसमें पिछड़ते चले जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ता जा रहा है और फार्मर की जो स्थिति है वो खराब होती चली जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका सब्सिस्टेंस आउटलुक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्सिस्टेंस आउटलुक का मतलब है पहले ही पता है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें आप सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए फार्मिंग करते हो। और इस तरीके की जो फार्मिंग है इंडिया में एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, पुराने समय से चली आ रही है, ये नई नहीं थी। अब जब भी एक तरीके इस तरीके की फार्मिंग करते हो तो आपको ज़्यादा सरप्लस गेन नहीं होता। मार्केट ओरिएंटेड आपने कोई प्रोडक्ट बनाया ही नहीं तो आपको प्रॉफिट तो गेन नहीं होगा। दूसरा क्या है कमर्शियल, यानी कि कैश क्रॉप्स को आपने नहीं उगाया तब भी इस वजह से भी आपको लॉस होता है। और दूसरा ये सारी चीज़ें किस चीज़ को बताती हैं कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर पीछे जाके देखें, अगर एंशिएंट टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें, ब्रिटिशर्स के अराइवल से भी पहले देखें तो देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आपका हैंडीक्राफ्ट का जो सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जैसे आपका सिल्क के प्रोडक्ट, कॉटन के प्रोडक्ट, स्टोन की जो कारीगरी है, लेदर का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट करता था और लोग उसको अच्छे दामों पर खरीदते थे। ठीक है, बट क्या है जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कम होता गया और लोग जो इस इंडस्ट्रीज़ में लगे थे वो बेरोज़गार होते गए। इसी वजह से सोसाइटी में जो गरीबी है वो हावी होती चली गई। ठीक है, तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा आपको हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का। और जो नेशनल ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है वो भी क्या हो जाती है आपकी कम हुई है। और जो लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ये आपको रखना है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज। इन दोनों का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो बड़ी से बड़ी सोसाइटी में भी एम्प्लॉयमेंट देने में यानी कि रोजगार देने में सक्षम होती हैं। क्या मैंने क्वेश्चन बोला, मैंने क्वेश्चन बोला व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने में सक्षम होती हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका डाउनफॉल। अब यहाँ पे आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्यों डाउनफॉल क्यों हुआ है, डाउनफॉल होने के क्या कारण है, टैरिफ पॉलिसीज। अब कोई एक सामान मान लीजिए पहले 100 रुपये का बिक रहा था, टैरिफ लगाने के बाद आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगाने के बाद वो सामान मान लीजिए 250 रुपये का हो गया, तो लोग उसको अब कम खरीदेंगे। अब लोग उसको कम खरीदेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट किस चीज़ पे देखने को मिलेगा, इसकी इंडस्ट्रीज़ पे। तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपको इंडस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ेगी। तो देखने को मिलता है सिस्टमैटिकली किसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पहली क्या है टैरिफ पॉलिसीज़, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। यहाँ से कोई भी सामान बाहर जा रहा है उसके ऊपर टैरिफ जब लग जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, लोग उससे कम खरीदेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आता है आपका वो है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, यानी कि जो राजा महाराजा हैं अब उनका एक तरीके से खात्मा होता चला रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसका अधिकार चल रहा है, सब ब्रिटिशर्स का एकाधिकार चल रहा है और राजा महाराजा एक तरीके से खत्म होते चले जा रहे हैं। और जो राजा महाराजा हैं वो इन सब चीज़ों को जैसे कि लेदर का, सिल्क का, कॉटन का, इन सब चीज़ों को अपनी कल्चर से रिलेट करके देखते थे और उनके एंसेस्टर्स भी इन सब चीज़ों का कंजम्पशन करते थे और वो भी बड़े हैवी प्राइसेस पे इनको खरीदते थे। अब राजा महाराजा नहीं रहे तो एक तरीके से उनका कल्चर भी खत्म होता चला गया और इनकी डोमिनेशन भी खत्म होती चली गई। दूसरा आपको दिखाई देता है कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स। ठीक है, जो मशीन मेड जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, कम समय में बनते हैं और एक बार में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है जो मशीन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी हैं और बहुत से इसमें फीचर्स हैं एक्स्ट्रा जो हैंडमेड सामान में नहीं होते हैं। तो जो हैंडमेड सामान होते हैं वो जनरली महंगे होते हैं, उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से उनका जो डिमांड है वो कम होती चली गई।
दूसरा देखने को मिलेगा आपको पैटर्न ऑफ न्यू डिमांड। पैटर्न ऑफ न्यू डिमांड का मतलब है हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा टिल्ट आउट हो रहे हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा देख रहे हैं। तो जब पूरा का पूरा सामान वेस्टर्न कल्चर से भरा होगा तो आपका भी मन करेगा उनको खरीदने का। तो यहाँ पे न्यू डिमांड देखने को मिलती है। जो इंडियन है वो अपने कल्चर को इतना नहीं देख रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और वो सब चीज़ों सामान को खरीद रहे हैं। अब रेलवे का जो आगमन था, रेलवे के आगमन में सबसे बड़ी बात ये हुई कि उसने पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। एक सामान को दूसरी मार्केट तक पहुँचाने में काफ़ी यहाँ पे भूमिका निभाई। एक सामान को दूसरे प्लेस तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा इसने भूमिका निभाई। तो पूरी की पूरी जो बड़ी मार्केट थी इंडिया की उसको कैप्चर कर लिया गया। तो सारी की सारी ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो क्या है, आपको बहुत कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। किस सेक्टर में आपको कम ग्रोथ देखने को मिल रही है? इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, ठीक है। और जैसे ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसका नाम टिस्को है, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक है। तो एक तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी इवन इसमें काफ़ी देखने को मिलता है, काफ़ी फ्लरिश करी, ठीक है, क्योंकि स्टील वगैरह बनाती थी। तो जो आर्म्स एंड वेपन्स जो बन रहे हैं, ठीक है, जो आपके आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, उसमें इसकी भूमिका दिखाई देती है। और पेपर है, शुगर है, ये इंडस्ट्रीज़ भी आपकी बनी। बट आपको ये याद रखना है, ये इंडस्ट्रीज़ तो बनी बट ये सभी लोगों को रोज़गार देने में सक्षम नहीं थी। केवल 9% लोग ही इसमें क्या थे, एम्प्लॉयड थे। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है, द स्टेट पार्टिसिपेशन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। यानी कि स्टेट किसके लिए बोला जा रहा है? गवर्नमेंट के लिए बोला जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी इतनी रुचि नहीं दिखाई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट ज़्यादा किया जाए, ठीक है। इट वॉज इन कन्फर्म टू रेलवे इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ रेलवे एक ऐसा साधन था जो कि कम्युनिकेशन का था, मतलब यातायात का यही एक बड़ा साधन था। अब तीसरा पॉइंट आता है, देयर वॉज एन हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। और आप जानते हो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती हैं और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलता है। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी, मोर में भी हो सकती है एक या दो ही हो, ज़्यादा नहीं थी। अब आपका फॉरेन ट्रेड आता है। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं फॉरेन ट्रेड। अगर एंशियंट टाइम्स की बात करें तो फॉरेन ट्रेड आपका पूरी वर्ल्ड मार्केट में डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि जो आपका किसका सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट का जो सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग था, ठीक है। आप दूसरी चीज़ों को जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हो। पहले आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट करोगे तो रेवेन्यू को जनरेट करोगे। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखो, जब आप रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हो तो इसका मतलब इसमें रोजगार के साधन हैं, और जहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है तो लोग उसमें लगे होंगे, यानी कि पीपल जो है उनको रोजगार यहाँ पर मिल रहा था। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से जो आपका ट्रेड है उस पर मोनोपोली किसकी आ जाती है, एकाधिकार किसका आ जाता है, ब्रिटिशर्स का आ जाता है। तो लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड नहीं रह पाते और बेरोजगार हो जाते हैं। और बेरोजगारी जब आ जाती है, हमें पता लग चुका है, जब भी बेरोजगारी आती है तो पर कैपिटा इनकम आपकी कम हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या है, ब्रिटेन एक्सरसाइज देयर मोनोपोली राइट एंड कंट्रोल द ओवर इंडियन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी कि जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करेंगे वो ब्रिटिशर्स डिसाइड कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया, फिनिश गुड को एक्सपोर्ट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज आपकी कम हो गई और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में बिल्कुल ही खत्म हो गया और लोग बेरोजगार हो गए। अब सेकेंड पॉइंट आता है आपका, हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज लिमिटेड एंड ऑथराइज टू द ब्रिटेन ओनली। और 50% जो आपका ट्रेड है वो ब्रिटेन से ही हो रहा था, और ब्रिटेन से जो हमें ट्रेड हो रहा था उससे हमें डेफिसिट यानी घाटा झेलना पड़ रहा था। और बाकी का ट्रेड हम किससे कर रहे थे, श्रीलंका, ईरान और चाइना से कर रहे थे। अब क्या है, स्विस कैनाल का जब इंट्रोडक्शन होता है तो यूरोप से हमारा ट्रेड काफ़ी बढ़ जाता है। और याद रखिए जब भी यूरोप से ट्रेड बढ़ा है तो यहाँ से रॉ मटेरियल ज़्यादा गया है फिनिश गुड के ऊपर, तो वो टैरिफ लगा देते थे। इस वजह से क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। और दूसरी बात ये भी हमें याद रखनी है, यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस पर एकाधिकार ब्रिटिशर्स का था, हमारा अधिकार नहीं था। तो ये चीज़ भी हमें क्लियर आउट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब इस तरीके की पॉलिसीज उन्होंने बनाई कि आप क्या एक्सपोर्ट करोगे, आप एक्सपोर्ट करोगे सिल्क, वुल, कॉटन, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा, यानी कि जो रॉ मटेरियल है यानी कि प्राइमरी गुड्स हैं। और याद रखिए जब भी आप प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, प्राइमरी गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जब भी आप प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो इनकम ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि इनकम जनरेट करने के लिए आपको थोड़ा मनी माइंडेड सोचना पड़ता है, मार्केट इकोनॉमी के बारे में सोचना पड़ता है, फिनिश गुड्स बनाने पड़ते हैं जो महंगे दामों पे बिक सकें। बट यहाँ पे हम रॉ मटेरियल की प्राइमरी गुड्स को ही क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। और हम
इम्पोर्टर बन चुके हैं फिनिश गुड्स का, यानी कि कॉटन से जो सामान बनेगा, सिल्क से जो बनेगा, वुलन से जो बनेगा, इन सब का हम क्या कर रहे हैं, क्लोथ्स वगैरह मशीन मेड खरीद रहे हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में आपको ह्यूज गैप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। इसको आप बैलेंस पेमेंट क्राइसिस में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब दूसरा आता है आपका द इंडियन वेल्थ ड्रेन आउट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये बात बिल्कुल सच है, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो हमारी सारे के सारे रिसोर्सेज को उन्होंने क्या कर लिया, ड्रेन आउट, यानी कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज अपने देश में लेकर और इंडिया को एक तरीके से पुअर कंट्री बनाकर छोड़ गए थे। ये बात बिल्कुल सच है। अब क्या, ड्रेन ऑफ द वेल्थ विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द इंडियन वेल्थ टू इंग्लैंड। सारे के सारे जो रिसोर्सेज है इंडिया के, जैसे गोल्ड है, वो सारा कुछ इंग्लैंड चला गया था और इंडिया एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया था। और दूसरा आता है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियन फॉरेन ट्रेड जनरेटेड सरप्लस एक्सपोर्ट ड्यू टू द एक्सेस एक्सपोर्ट। अब जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर जो आपको फ़ायदा हो रहा है उसको यूज़ कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स, यानी कि सैलरी पेमेंट, सैलरी वगैरह पे कर रहे हैं और वॉर की फंडिंग कर रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये चल रही थी, जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, तो सारे का सारा जो सरप्लस उन्होंने यूज़ किया है वो वॉर फंडिंग में किया है, अपने लोगों को सैलरी पे आउट करने में की है, और इंडिया में किस तरीके से और एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है उसमें उन्होंने खर्च किया। जो भी हमारा जो एक्सपोर्ट करके जो रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे थे उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब नेक्स्ट आता है आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब देखो, किसी भी कंट्री को अगर आपको समझना है वो कैसी है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, तो आप उसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देख सकते हो। ये बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है जो हमें पूरी की पूरी कंट्री के बारे में डिटेल दे देता है। तो पहला आपको क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री के अगर आप एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट हाई मिलता है। एक एग्जांपल हम अफ्रीका का लें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट गरीब है, यानी कि सोमालिया ले लीजिए आप, बोलाविया ले लीजिए, ऐसी कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा आपको हाई मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, डॉक्टर्स वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं हैं भी तो हर जगह नहीं है उपलब्ध। तो यहाँ पे आपको बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इंडिया में भी ये प्रॉब्लम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको दिखाई देती है। और सबसे उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1 साल से कम का बच्चा जिसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ मेडिकल सेक्टर। ठीक है, मेडिकल सेक्टर नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो आप किसी भी कंट्री के बारे में पता कर सकते हो। अब दूसरा आता है कि 1000 में से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी यहाँ पर। ठीक है, 1000 में से 218 बच्चों की यहाँ पर डेथ हो जाती थी, तो काफ़ी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। आज की बात करें तो आज ये सिर्फ 33% है, जो कि काफ़ी कम है। अब नेक्स्ट आता है आपको कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात की जाए तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32% थी और आज ये कितनी हो चुकी है, 69% की हो चुकी है। तो अब हम काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हो इसमें हमने काफ़ी ग्रोथ की है। लिटरेसी रेट यानी कि एजुकेशन की बात करें तो 16% मेल्स में थी और फीमेल्स में 7% थी। तो लिटरेसी भी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के आसपास बहुत ज़्यादा कम थी। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है कि लोग किस काम में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो हम जैसे कि पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं तो हमें पता लग गया है कि 72% जो आपके एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और 9% आपके इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, सो अब आपको देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर में आपके पास ज़्यादा साधन नहीं होते हैं। आप जल्दी से अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बूस्ट नहीं कर सकते, पर कैपिटा इनकम को नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्रीज होंगी तो ऐसा आसानी से हो सकता है। सो दिस इज येट अनदर पॉइंटर टू इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से हम सोशली बैकवर्ड होते जा रहे थे। ओके, अब दूसरा आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री की नींव रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं, जैसे कि आपके एयरपोर्ट्स हैं, अच्छी अच्छी बैंक्स हैं, और एक तरीके स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेडियम्स हैं। तो एक तरीके से जो नेटवर्क ऑफ जो बोलते हैं ना रेलवेज है, इस अगर ऐसा कुछ होगा तो आप एक स्ट्रांग कंट्री माने जाते हो। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और आप दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स आपको क्या करके गए थे, एक्सप्लॉइट करके गए थे। ठीक है, आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट लिया था। अब दूसरा क्या है कि सम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं। देखो, ब्रिटिशर्स ने चाह के तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बट बाय लक हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो गया। जैसे कि क्या हो गया था कि एक तरीके से रेलवे का एक नेटवर्क हमें मिल गया था। ठीक है, उन्होंने रेलवे का विस्तार किया था तो उसका फ़ायदा हमें मिला। अब पोर्ट जनरली क्या होते हैं, बनाए जाते हैं,
पोर्ट किस लिए बनाए जाते हैं कि एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाया जा सके, तो पोर्ट्स का निर्माण किया था। दूसरा एक तरीका होता है टेलीग्राफ सर्विसेज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया था, किस तरीके से शासन व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। अब क्या है, बिसाइड द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। एक तरीके से क्या, ब्रिटिशर्स ने एक ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश किया कि किस तरीके से शासन किया जाएगा, किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे। तो कुछ कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव, जिससे हमने सीख ली और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर करने की यहाँ पे हमने कोशिश की है। सो नाउ चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। थैंक यू एंड वॉचिंग एवरीबॉडी। अगर कोई भी अगर डाउट होगा तो मैं इसके ऊपर दोबारा से आपकी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है।